तो सबसे पहले बेटा कल के क्विज के क्वेश्चन देख लें। ये देखो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आया है बेटा। एक इक्वेशन दी हुई है, ये देखो, और हमें ए इनवर्स निकालने को कहा जा रहा है। जब डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था तो ये ऐसा क्वेश्चन बेटा बहुत बड़े मार्क्स का आता था, 4 या 6 मार्क्स का। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, 2a³ सॉरी 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a+i, और आपको ए इनवर्स निकालना है। क्या करना है? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। आपने इक्वेशन के बोथ साइड्स में ए इनवर्स से इंटू कर दिया। इक्वेशन दिया हो तो आपको ए इनवर्स निकालने के लिए जॉइंट ए वगैरह वाला मेथड यूज नहीं करनी है बेटा। दोनों तरफ ए इनवर्स इंटू करिए, अपने आप जो है तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन मुझे दी हुई थी, ए इनवर्स से लेफ्ट में इंटू कर दिया, 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a+i, और यहाँ भी ए इनवर्स से इंटू कर दिया। ये 0 हो गया। यहाँ ए इनवर्स आएगा तो 2a², 3a² सॉरी, पावर ऐड हो रही है, प्लस 2a, यहाँ 5 ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू आई होता है 5i, और यहाँ आई इंटू ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स आ गया। क्या यूज किया मैंने कॉन्सेप्ट? ए इनवर्स ए इंटू इक्वल टू आई होता है, और आई का अगर ए इनवर्स या किसी भी मैट्रिक्स से इंटू करें तो ये मैट्रिक्स आता है। तो ए इनवर्स क्या हो गया? यहाँ से निकल जाएगा ए इनवर्स हो गया -3a² प्लस 2a प्लस 5i। अब चक्कर ये है, आखिर तो इसमें नन ऑफ दिस क्यों बोल रहा है? ये वाला आंसर क्यों नहीं है इसका? अर्चिता, अनामिका? सर बिकॉज आई नहीं है ना उसमें। हाँ, किसी मैट्रिक्स को नंबर से प्लस नहीं कर सकते बेटा। ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये शुड बी 5i। हम 5i को 5 नहीं ले सकते बेटा, तो ये चीज गलत है। आर यू क्लियर? ये क्वेश्चन निदेश केवल यही बताने के लिए था कि किसी मैट्रिक्स का नंबर से तो अरमान इंटू हो जाएगा बेटा, लेकिन किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ही ऐड कर सकते हैं, नंबर से ऐड नहीं कर सकते बेटा। दिस इज एब्सर्ड। तो इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं। पहली बात, अगर कोई क्वेश्चन दी हो और आपको प्रूव करना हो या ए इनवर्स निकालना हो, दोनों तरफ ए इनवर्स से इंटू करो, ए इनवर्स इंटू ए को आई लिख दो, आई इंटू ए इनवर्स को ए इनवर्स लिख दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो वैल्यू निकल आती है। पर इस चीज में ये देखने वाली ये चीज ये थी कि इसमें है ना बहुत ध्यान से ऑप्शन मैच करना है बेटा। जल्दीबाजी में टाइम कम रहेगा तो 90% लोग इस पर ही टिक कराएंगे। नहीं, ये चीज मतलब ही नहीं है। एडिशन में तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से नंबर आप कैसे ऐड कर सकते हो? दिस इज रॉन्ग। तो नन ऑफ दिस, है ना? क्लियर? किसी डाउट इसमें? नेक्स्ट देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई दिनों से मुझे ये क्वेश्चन आपको देने की इच्छा थी, चलो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं जिसमें ये नहीं आया हो। नॉट इक्वल टू जीरो जब एक्स है तो एफ एक्स की वैल्यू ये है, और जब एक्स इक्वल टू जीरो है फंक्शन की वैल्यू ये है। कंटिन्यूस है और के निकालना है। कंटिन्यूस की शर्त क्या है? एल एच एल आर एच एल इक्वल टू F0 होना चाहिए। है ना? जब कंटिन्यूस चेक करते हैं तो हम एल एच एल इक्वल टू आर एच एल और फिर फंक्शन की उस पॉइंट पे लेते हैं वैल्यू। लेकिन यहाँ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे कुछ दिया, एक्स इक्वल टू जीरो पे कुछ दिया, तो हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ना निकाल के सीधे लिमिट निकालेंगे। एक्स इक्वल टू जीरो बोला है तो एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की लिमिट किसके इक्वल होगी? जहाँ एक्स जीरो, तो ये F0 के इक्वल होगी। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? इसने क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सबको? जब एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन कुछ और हो, नॉट इक्वल टू जीरो पे कुछ और हो, और कंटिन्यूस दिया हुआ हो और कांस्टेंट निकालना हो या कुछ कुछ भी चेक करना हो, तो हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट नहीं निकालते हैं। है ना? जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे फंक्शन कुछ और दिया हुआ है, जीरो पे कुछ और दिया हुआ है, क्या निकालना है, तो लिमिट निकालने के लिए आप एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू F0, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। F0 क्यों लिया?
मैं 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, 0 पे कंटिन्यूस दिया हुआ है और के कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे आप, LHL RHL ना लिख के आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। एक्स टेंड्स टू 0 क्यों लिया, 0 पे कंटिन्यूस चेक करना है। ये इक्वल टू होगा f0 के। f0 यानी जब x0 है तो f, जब x0 तो f की वैल्यू क्या है, जब x0 तो f की वैल्यू क्या है, यहाँ क्या आ गया, यहाँ करना है, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या बेटा, ये है log 1 प्लस 3x माइनस log 1 माइनस 2x अपॉन x। क्या करना है, जहाँ x वर्ग हो 0, 1 प्लस 0 log 1 हो गया, 1 माइनस 0 ये log 1 हो गया। बाप रे, तो आप देख रहे हो 0/0 केस बन रहा है बेटा, हमें यहाँ डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x का 1/x 1/1 प्लस 3x 3x का 3 अपॉन 1 माइनस 2x का -2, ऊपर अलग किया डिफरेंशियल, नीचे अलग किया, x का 1 हो गया इक्वल टू k। अब जहाँ x रखो 0 तो 3 आ रहा है, ये प्लस 2 आ रहा है इक्वल टू k, आ गया 5। बताओ क्लियर हुआ, डाउट इसमें किसी को, क्लियर, अनामिका क्लियर, अतुल क्लियर, आकृति क्लियर। हाँ, मैंने पूरा फुल लेंथ पेपर 50 क्वेश्चन, हालांकि 40 क्वेश्चन होते हैं, मैंने 50 क्वेश्चन का पेपर बेटा डाल दिया है क्लासरूम में, क्विज फॉर्म में है वो। आप दिन में ध्यान से, है ना, ये नहीं कि अभी करो, आप दिन में ध्यान से एक बार वो क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, वो टेस्ट जरूर दीजिएगा, आप बिल्कुल घड़ी से दीजिएगा। हमें 90 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करने हैं, पर बस मैंने 50 क्वेश्चन रखे है ना, तो देखते हैं कितने टाइम में हो पाता है बेटा। अभी मैं अगले 4 दिन में एक टेस्ट ऐसा और लूंगा, जितने फुल लेंथ टेस्ट देंगे बेटा उतना ज़्यादा हम अपने आप को चेक कर पाएंगे। फिर एक स्कूल में एक आपका पेपर OMR शीट तो होना भी है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। किसी को डाउट है मानवी, कोई डाउट? सर हाँ बेटा, रिपीट करिए ना। चलो ठीक, रिपीट करते हैं। x नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन कुछ और है, 0 पे फंक्शन कुछ और है। फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है, x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 पे क्या है, ऐसा डिफाइन नहीं है, इक्वल टू 0 पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0 पे क्या है, ऐसा डिफाइंड है। और बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है और हमें के निकालना है। मेन चीज ये देखो, फंक्शन बना किस तरह से है, बना इस तरह से है, नॉट इक्वल टू 0 पे कुछ, इक्वल टू 0 पे कुछ, और कंटिन्यूस बोल रहा है। और कोई क्वेश्चन होता तो कंटिन्यूटी के लिए ऐसे चेक करते हैं हम, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, है ना करिश्मा। लेकिन चूंकि फंक्शन डिफाइंड ऐसे है, नॉट इक्वल टू 0 पे कुछ, इक्वल टू 0 पे कुछ, तो ये दोनों लिमिट ना निकाल के हम एक लिमिट निकालेंगे और F0 पे कुल रख लेंगे। इतना क्लियर है, हमने क्लास 11 में पढ़ा है, जब LHL RHL इक्वल होती हैं मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट होती है। क्लियर, इतना क्लियर है? यस सर। पिकअप करना है जब फंक्शन डिफाइंड ऐसे हो, नॉट इक्वल टू 0 पे कुछ, इक्वल टू 0 पे कुछ, तब करना है। अगर x लेस देन 0 दिया होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर तो हमें LHL RHL निकालना पड़ेगा। अब F0, जब x0 तो f क्या है, k है, यहाँ k रख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या लगाना है, ये लगाना है, log, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और कई एग्जाम में आया है। चलो ये हो गया, क्यों तो अब क्या करना, लिमिट है सबसे पहले जहां x वर्ग हो 0, तो 1 प्लस 3 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 हो गया, log 1 हो गया, log 1 वैसे भी 0 होता है, माइनस यहाँ रखा 0, log 1 ये भी 0 होता है, और नीचे x 0, तो ये 0.0 मिल रहा है। तो जब भी 0.0 मिले, मैंने क्या बताया था आपको, वी हैव टू यूज एल हॉस्पिटल रूल। न्यूमरेटर का अलग करो डिफरेंशियल, log x का 1/x, x की प्लेस पे x नहीं है, 1 प्लस 3x है, इसका डिफरेंशियल 3 हो गया, माइनस log x का 1/x 1/1 माइनस 2x, और इसका -2 हो गया न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, न्यूमरेटर का 1, लिमिट वही है 0 की ओर। अब जहां x रखो 0, 3/1 प्लस 0 3, माइनस -2/1 0, तो देखो k5 आ गया। जब भी इस तरह से फंक्शन डिफाइंड हो, नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, तो आप लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट नहीं निकालेंगे, सीधे लिमिट की वैल्यू फंक्शन के इक्वल रखेंगे और आप डीएल हॉस्पिटल रूल करेंगे। ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं।
ठीक है करिश्मा, ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये निकालना है, 1 - x² इंटू y2 सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, y1 पहले पावर पहले आई, 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का हो गया 1/√1 - x²। जब भी सेकंड डेरिवेटिव निकालना हो और फर्स्ट डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर आ गया हो, आप इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की कोशिश करो, डिनोमिनेटर को हटाओ, कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई लिया, y1 √1 - x² इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, यहां भी y1 का स्क्वायर 1 - x का स्क्वायर, 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब फिर से करेंगे डिफरेंशियल, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला यहां भी लगेगा, फिर ये हो जाएगा। लेकिन करना क्या है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा, उसके बाद जो डिनोमिनेटर, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर है, हम उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में जो डिनोमिनेटर आया तो ट्रांसपोज करके हम डिनोमिनेटर हटा देंगे, फिर करेंगे डिफरेंशियल। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का ही फिर से करेंगे डिफरेंशियल तो यू अपॉन भी लंबा हो जाएगा बेटा। इंक्रीजिंग ये बोल रहा है एफ डैश एक्स, इंक्रीजिंग मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लेंगे, 9x4 9x8 सॉरी प्लस 14x6, बस इतना आ रहा है, 9x6 को मान लो x² प्लस 14। अब इंक्रीजिंग का है, 9 पॉजिटिव है, x⁻6 इवन पावर है, ये पॉजिटिव रहेगा, x² पॉजिटिव है, 14 ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, भले x जगह कुछ भी रखा जाए, मतलब ये x की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, इट मींस इट इज इंक्रीजिंग ऑफ फॉर ऑल रियल वैल्यूज, इंक्रीजिंग हो गया। मिनिमम, अब ये देखो मिनिमम है मुझसे क्वेश्चन है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू आएगी, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, उन x जिस x की वैल्यू पे लेस देन 0 हो गया, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ उसमें। अब मेन क्वेश्चन जो आज का था बेटा, ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने बताया, जब भी नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 वाला केस हो, आपको कांस्टेंट निकालना हो या कंटिन्यूटी चेक करनी हो, आप इस तरह से चेक करेंगे, ये इजी पड़ता है, भूलना नहीं। क्लियर? अब देखो आगे मुझे बताना है, अब आज ऐसे कुछ क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट चैप्टर के, जिसमें नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने को बोलता है, और वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, रिफ्लेक्सिव फंक्शन वगैरह है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने छाटा है बेटा, मुझे जहां से मिल सके मैंने सबको एक जगह इकट्ठा किया है, तो देखने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन क्या होती है, वो सेट होता है, रिलेशन हमने पढ़ा 11th में, जिसमें एलिमेंट्स पेयर में होते हैं। अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स पेयर में है, जैसे देखो ये, इसमें एक एलिमेंट ए आर है पेयर में है, एक एलिमेंट बी आर है पेयर में है, एक एलिमेंट सी आर है पेयर में है, तो ये इसे कहते हैं इट इज अ रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू। पी टू क्यू क्यों, पहला एलिमेंट ए बी सी सेट पी का एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट क्यू, तो दूसरा एलिमेंट है पेयर का, क्यू का एलिमेंट है। पी क्रॉस क्यू कैसे निकलता है, हमें पी और क्यू दो सेट दिए हुए थे, हमने पी क्रॉस क्यू निकाला, पी क्रॉस क्यू मीन्स पी के हर एक एलिमेंट का क्यू से पेयर बनाएंगे, पी का एलिमेंट पहले आएगा, एक आर बी आर सी आर, तो जब हमने पी क्रॉस क्यू किया तो हमें एलिमेंट पेयर मिले। तो जब भी ये पेयर मिलते हैं, ये सेट तो है, क्यों सेट है, क्योंकि एलिमेंट्स करली ब्रैकेट में है, लेकिन क्योंकि एलिमेंट पेयर में है इसलिए रिलेशन है। तो वो सेट जिसमें एलिमेंट्स पेयर में होते हैं, वो सेट जिसमें एलिमेंट पेयर में होते हैं, इट इज कॉल्ड रिलेशन। और थोड़ा आगे जाएं, अगर इस रिलेशन के सारे फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग हैं तो फंक्शन हो जाएगा, जैसे ये फंक्शन है इस केस में, कि सारे के फर्स्ट एलिमेंट अलग हैं, ये रिलेशन तो है नीचे वाला, लेकिन तीनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गए बेटा, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। क्लियर, कोई डाउट इसमें? रिलेशन मतलब वो सेट जिसमें एलिमेंट पेयर में होंगे। एक पेयर अगर गायब हुआ तो? फंक्शन तो रहेगा, फंक्शन तो रहेगा बेटा, इसके सारे सबसेट, सपोज मैंने सारे पेयर ना लेके केवल एक पेयर लिया बेटा, तो भी ये रहेगा, रिलेशन तो रहेगा, ये रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू रहेगा, सारे एलिमेंट लो या कुछ एलिमेंट लो। क्लियर?
एलिमेंट पेयर में रिलेशन है, भले ही हम एक एलिमेंट लें, भले ही दो एलिमेंट लें, लेकिन पहला एलिमेंट पी का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट क्यू का होना चाहिए, पी टू क्यू, है ना, क्लियर? तो फंक्शन होगा अगर एक पेयर बस हुआ तो? फंक्शन होगा, बाय डिफॉल्ट फंक्शन होगा, है ना। अब एक चीज और बहुत बता रहा हूं, देखो, अगर पी में 3 एलिमेंट है, ये इस चीज का यूज होगा बेटा आगे, ये मैं 11 को थोड़ा लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसका थोड़ा आगे यूज होना है। पी में 3 एलिमेंट है, क्यू में 1 एलिमेंट है, पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट हो गए? एक पेयर में से एक एलिमेंट, 1 2 3, पी क्रॉस क्यू में 3 एलिमेंट हो गए। तो रूल है बेटा, अगर हम ए क्रॉस बी दो एलिमेंट को अच्छा, इंटू का मतलब ये नहीं है कि हम इंटू कर रहे हैं, सेट में इंटू का मतलब है कि हम पेयर बना रहे हैं, ये नहीं कि पी हमें इंटू बी मतलब पी के सारे एलिमेंट का क्यू से इंटू कर दें, ए आर बी आर सी आर, नहीं, सेट्स में इंटू का मतलब है कि हम पेयर बना रहे हैं। अगर एक सेट ए में पी एलिमेंट है, दूसरे सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो जब उनका हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसमें पी क्रॉस क्यू एलिमेंट होंगे। देख लो, ए में पी में यहाँ 3 एलिमेंट है, क्यू में 1 एलिमेंट है, तो पी क्रॉस क्यू निकाला, कितने एलिमेंट हुए? हम पी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पी में जितने एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और क्यू में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनको इंटू कर दिया, क्यू में 3 एलिमेंट, क्यू में 1 एलिमेंट, 3 इंटू 1 3 एलिमेंट है, ठीक। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो किसी क्रॉस प्रोडक्ट के, तो पहले वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लो, सेकंड वाले सेट के नंबर एलिमेंट काउंट कर लो और दोनों को इंटू कर दो। अगर ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में पी इंटू क्यू एलिमेंट होंगे। तो इतना क्लियर हो गया। पहली बात, रिलेशन क्या होती है? जब हम दो सेट्स को का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो एलिमेंट पेयर बनते हैं, इट इज कॉल्ड रिलेशन, है ना। पी क्रॉस क्यू है, हम इसके सारे एलिमेंट ले लें, या एक एलिमेंट लें, एक एलिमेंट का सेट बनाए, या दो एलिमेंट का सेट बनाए, या तीनों एलिमेंट का सेट बनाए, इट इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन के आगे चलो, जो पेयर है सबके फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है तो फंक्शन होगा, अदरवाइज रिलेशन रहेगा। नेक्स्ट, अगर पी में एम एलिमेंट है, क्यू में एन एलिमेंट है, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एम इंटू एन एलिमेंट होंगे, है ना। फिर बोल रहा हूँ, पी इंटू क्यू का मतलब ये नहीं है कि आप पी के सारे एलिमेंट को क्यू से इंटू कर दो, पी इंटू क्यू का सेट्स में ये मतलब है कि आपको पी के हर एक एलिमेंट का क्यू के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाना है। इतना क्लियर हो गया अतुल, हर्षिता, क्लियर इतना? यस सर। नेक्स्ट देखो, ये चीज ध्यान रखना, ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में पी इंटू क्यू एलिमेंट होंगे। अब देखो, चलो वो चीज देखो, ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो हाउ मेनी रिलेशन आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी? देखो रिलेशन, ये बोल रहा है ए से बी में कितने रिलेशन पॉसिबल है। रिलेशन क्या होती है? वो सेट जो एलिमेंट पेयर में है। अभी क्या किया हमने? पी इंटू क्यू बनाया था हमने, ये भी एक रिलेशन है, लेकिन दो सेट पी और क्यू को मिला के और कितने कितने रिलेशन पॉसिबल है हमने एक, तो हम देखते हैं कि हम इस सेट के कितने सबसेट बना सकते हैं। हमने पढ़ा है 9th क्लास में, 11th क्लास में, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हो तो उसके सबसेट होते हैं 2n। हम इस सेट से अगर किसी सेट में एलिमेंट है तो उसके एलिमेंट लेकर, एक एलिमेंट लिया, दो एलिमेंट लिया, 5 लिया, होल सेट लिया, उसके एलिमेंट लेके छोटे छोटे 2n सेट बना सकते हैं। तो अगर मैं ये पी क्रॉस क्यू लूं, पहले इसका एक एक एलिमेंट लिया, ए आर, इनसे बनाया सेट, फिर बी आर, है ना। मैंने पहले एक एक एलिमेंट का सेट बनाया, क्योंकि एलिमेंट पेयर में है तो ये एक एक एलिमेंट वाले सेट भी रिलेशन तो है। फिर दो दो एलिमेंट का सेट लाया। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस सेट के सबसेट बना रहा हूँ। पहले नल सेट लूंगा, फिर 1 1 एलिमेंट वाले सेट लूंगा, फिर 2 2 एलिमेंट लूंगा, तो इस तरह से कितने सबसेट बन जाएंगे? अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट होते हैं 2n। अब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो कितने होंगे सबसेट? 2n मीन्स 8। ये वो सेट है जिसके एलिमेंट्स या तो इसका एक एलिमेंट है, या दो दो एलिमेंट, या तीन तीन एलिमेंट है, लेकिन सारे एलिमेंट पेयर में है। पेयर में तो ये 8 के रिलेशन हो गए।
मतलब अगर P में 3 एलिमेंट है, Q में 1 एलिमेंट है, तो कुल रिलेशन P और Q से कितनी बनेंगी? 2:8। यहां देखो क्या बोल रहा है, P में P एलिमेंट है A में, Q एलिमेंट है B में, तो A से B में कितने रिलेशन बनेंगे? जब A से B, जब A इंटू बी करेंगे तो A इंटू बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? मैंने बताया आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। A में कितने एलिमेंट है? P, B में है Q, तो A क्रॉस B में P इंटू Q एलिमेंट हो गए, है ना? उसमें सिंगल उसमें सारे पेयर बन जाएंगे। अब बोल रहा है हाउ मेनी रिलेशन आर पॉसिबल। ये A क्रॉस B तो एक बहुत बड़ा सेट मिल गया, अब इसे छोटे छोटे सेट बनाएंगे तो कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? हमने पढ़ा है किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हो तो उसके सबसेट में 2n एलिमेंट होते हैं। हमारे पास A क्रॉस B में P इंटू Q एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2p इंटू Q। ये सारे एलिमेंट, सारे सेट इसमें एलिमेंट्स पेयर में होंगे, पेयर में होंगे रिलेशन होगा। तो अगर A में P एलिमेंट है, P में Q एलिमेंट है, तो A से B में कितने रिलेशन बनेंगी? 2pq। बताओ, क्लियर हुआ? डाउट हुआ? समझ में नहीं आया? क्या करना है इसका बताओ नीना, अतुल? एक्चुअली हमसे ये सीधी सी बात कहा जा रहा है, ये बोल रहा है A क्रॉस B के कितने सबसेट बन जाएंगे। रिलेशन मतलब क्रॉस, A क्रॉस B के कितने सबसेट बनेंगे। तो पहले तो A क्रॉस B में एलिमेंट कितने होंगे? A क्रॉस B में एलिमेंट कितने होंगे? जितने A में एलिमेंट है इनटू जितने B में एलिमेंट है। A क्रॉस B में PQ एलिमेंट है, तो हाउ मेनी रिलेशन, यानी इससे कितने होंगे सबसेट? अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके होते हैं सबसेट 2n। तो यहाँ चूंकि PQ एलिमेंट है तो इसके सबसेट होंगे 2pq, और चूंकि ये सारे सेट पेयर में होंगे इसलिए रिलेशन है। बताओ मानी क्लियर? अनामिका क्लियर? कोई डाउट इसमें? अतुल, सुलभ, हर्षिता, आज थोड़े से क्वेश्चन दिमाग पर जोर देने वाले हैं। समझ क्लियर? तुरंत सर जो हम लोग A क्रॉस B निकालते हैं वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ना? हाँ बिल्कुल। क्यों ऑर्डर पेयर होते हैं? क्योंकि हम उल्टा नहीं कर सकते, हम 1 2 को 2 1 नहीं लिख सकते बेटा। क्यों? 1 P का एलिमेंट है, B Q का एलिमेंट है, उल्टा कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा, है ना? वो ऑर्डर पेयर है। लेकिन चूंकि वो अगर सेट बन रहा है और उसमें सेट में एलिमेंट पेयर में है, इट इज अ रिलेशन। हमसे बोल रहा है A से B में कितने रिलेशन होंगे? A से B मीन्स A टू B, कितने रिलेशन होंगे? मतलब A क्रॉस B के कितने सबसेट हो सकते हैं? रिलेशन सबसेट, क्योंकि सेट में एलिमेंट पेयर में हम रिलेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं? A में एलिमेंट P है इंटू Q, A क्रॉस B में इतने एलिमेंट हैं। अब इतने एलिमेंट वाले सेट के कितने बनेंगे सबसेट? 2p इंटू Q। ये रिलेशन है कि इसमें हर एक एलिमेंट पेयर में है। क्लियर रीना? क्लियर? करिश्मा क्लियर? यस सर। हमें प्रखर क्लियर? रिलेशन मतलब वो सेट जिसमें एलिमेंट पेयर में होंगे। और आगे आओ। अब देखो ये क्वेश्चन एक बार हम कर चुके हैं। 1 2 3 एक सेट दिया है, इससे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकती है? इक्विवेलेंस मींस रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनानी है। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। एक ऐसी बनाओ इक्वेशन जिसमें जो रिफ्लेक्सिव हो, क्योंकि A 1 2 3 है बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होगा, तो 1 1 2 2 3 3 ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई ना? ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ना? ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है क्यों? 1 1 का उल्टा 1 1 आर में है, 2 2 का उल्टा 2 2 आर में है, 3 3 का उल्टा 3 3 आर में है। क्योंकि कोई भी दो पेयर ऐसे नहीं है जिनमें फर्स्ट का और लास्ट एलिमेंट सेम है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। चलो, तो ये हो गई एक रिलेशन जो इक्विवेलेंस है। फिर इसमें क्या किया? एक एलिमेंट बढ़ा दिया, 1 2 2 3 लिया, फिर 1 2 लिया। ठीक है, 1 2 लिया, हमें इक्विवेलेंस चेक करना है। ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक के लिए 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, तो 1 2 लिया तो 2 1 भी ले लिया। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव है क्यों? 1 1 2 2 3 3 आर में है। सिमेट्रिक क्यों है? 1 1 का उल्टा आर 2 में है, 2 2 का उल्टा आर 2 में है, 3 3 का उल्टा आर 2 में है, 1 2 का उल्टा 2 1 आर 2 में है, और 2 1 का उल्टा 1 2 आर 2 में है। इन दो पेयर में एलिमेंट से मैं छुपा लो, 1 1 आर 2 में, ये भी इक्विवेलेंस हो गई। अब 1 2 न लगे, दो एलिमेंट लिए, 1 3 का पेयर लिया, जब 1 3 लिया, सिमेट्री चेक करने के लिए 3 1 भी लेना पड़ेगा। फिर अब 2 3 पेयर लिया, हमने क्या किया? बारी बारी से पेयर बना के ये ले लिया।
फिर एक क्या किया, एक अब क्या किया, सारे पेयर ले लिए, 1 1 2 2 3 3, फिर 1 2 2 1 2 3 3 2 और 1 3 3 1। पहले हमने क्या किया था, एक एक पेयर लिया था, उसका उल्टा लिया था, एक एक पेयर उसका उल्टा, फिर लास्ट वाले में क्या किया, सारे पेयर ले लिया हमने। तो कुल मिला के 5 इक्विवेलेंट सॉल्यूशन बन गए, 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसका आंसर हो गया 5। क्लियर, अधिक क्लियर, Yes. क्लियर। एक बार फिर समझिएगा बेटा, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ए सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट, एक सेट ए है तो 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। दूसरे में 6 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ। नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू में, ये 1 1 ऑन टू मीन्स डोमेन वाला सेट कोडोमेन के एक एलिमेंट से जुड़ा है, सपोज 2a से जुड़ा है, 3c से जुड़ा है, 4d से, 5e से। जब 1 को एक एक एलिमेंट को एक एक से जोड़ रहे हैं तो यहाँ का एक एलिमेंट खाली छूट रहा है, इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो 1 1 तो दिख रहा है, लेकिन चूंकि एलिमेंट यहाँ 6 है, खाली छूट रहा है, ये ऑन टू तो नहीं होगा। क्यों शिदा अतुल? Yes, sir. तो 1 1 तो ठीक, पर 1 1 ऑन टू तो ना हो पाएगा बेटा, इसका एलिमेंट, इसका आंसर 0 हो गया। इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है, हमें डायग्राम समझ में आ रहा है, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, 1 1 है, एक एलिमेंट को एक से जोड़ना है, तो ऑब्वियसली यहाँ एक एलिमेंट ज्यादा है, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, ए हैज 3 एलिमेंट, बी हैज 4 एलिमेंट। अभी देखो, एक अभी अपने क्वेश्चन किया था, बी में एक एलिमेंट ज्यादा था, वहां 1 1 ऑन टू दोनों चेक कर रहे थे, यहाँ केवल इंजेक्टिव चेक करना है। यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ 4 एलिमेंट है, इस वाले सेट में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, इस वाले सेट में 4 एलिमेंट। यहाँ के 3 एलिमेंट्स को यहाँ के 4 एलिमेंट से कंबाइन करना, तो कैसे करेंगे, 4 प्लेसेस, कोडोमेन में 4 प्लेसेस हैं जिन्हें फिल करना है, जिन्हें कंबाइन करना है, कनेक्टेड किससे, डोमेन के 3 एलिमेंट से, 4p3। टोटल 4 प्लेसेस हैं कोडोमेन वाली, और उन्हें कंबाइन किया जाना है डोमेन की 3 प्लेसेस से। तो फॉर्मूला कौन सा लगाया, एनपीआर। सी क्यों नहीं लगाया बेटा, क्योंकि इसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो अलग कॉम्बिनेशन मिलेगा, अलग चीज मिलेगी। तो चूंकि 4 कोडोमेन के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है डोमेन के 3 एलिमेंट से, तो टोटल प्लेस है 4, भरना कितने से, 3 से भरना है, तो 4p3। फॉर्मूला क्या है एनपीआर का, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो 4p3 का फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 1, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बताओ क्लियर है ना। कोडोमेन में 4 एलिमेंट है, डोमेन में 3 एलिमेंट है, कोडोमेन के एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, तो टोटल स्पेसेस कितने हैं, 4 स्पेस हैं। इनको फिल करने के लिए कितने हमारे पास एलिमेंट है, इनको 3 एलिमेंट्स बनना है, तो 4 प्लेसेस पे 3 एलिमेंट 4p तरीके से कंबाइन कर पाएंगे। और फॉर्मूला क्या है एनपीआर का, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो 4p3 विल बी फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3, दैट इज फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है। क्लियर है, कोई डाउट प्रखर, समीप क्लियर, अतुल, अर्षिता, मानवी क्लियर, समीप क्लियर, रीना करिश्मा क्लियर। यस सर। Yes, sir. अब देखो सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, अब इसको नहीं कराऊंगा मैं, सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये है, जितनी जो सैंपल पेपर निकले हैं सब में ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन है ये। अभी देखते हैं इसको, है ना। एक बुक में ये आंसर है, बाकी सारी बुक में ये आंसर है, और ये अलग बात है कि ये सॉल्व करने पर ये आंसर यही बता रहा है। चलो अभी देखते हैं ना, आगे चलते हैं। अभी मुझे और ही फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व कराना है, अभी अब जाइएगा नहीं।
चलो बेटा नेक्स्ट अभी वो क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, अब करना है उसको बेटा। चलो ए एक सेट है 1 2 3, तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगी? इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव 3 होगा। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है 2 2 आ रहा, तो ये स्मॉलेस्ट रिलेशन होगी बेटा। ये तो होंगे ही, रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव होगी, तो 1 है तो 1 1 आर में होगा, 2 2 आर में होगा, 3 3 आर में होगा, तो ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। और किसी इक्विवेलेंस रिलेशन को निकालने के लिए हमें एलिमेंट इसमें ऐड करने पड़ेंगे, पर दिस इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ए में 1 2 3 है तो 1 1 आर में होगा, 2 2 आर में होगा, 3 3 आर में होगा, है ना? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखो A set contain L element, the total numbers of injective function from A into itself. A से A में हमें इंजेक्टिव वन वन फंक्शन ढूंढना है। ए में n एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ वाले n एलिमेंट्स को डोमेन के n एलिमेंट से कंबाइन करना है। कुल प्लेसेस हैं n, इनको किससे कंबाइन करना है? डोमेन वाले n एलिमेंट के। तो ये npn हो गया। फॉर्मूला npr का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, 0 1 होता है, ये हो गया फैक्टोरियल n। क्लियर? अच्छा क्लियर? रीना, सुलभ क्लियर, अतुल क्लियर? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ना आज क्लास के बाद इनको फिर से देखिएगा बेटा, है ना? हालांकि सभी पे एक बार कर ले तो इतना मुश्किल नहीं जान पड़ रहा है मुझे। ठीक है ना? क्लियर? अर्चिता क्लियर? यस सर। अब देखो ये भी एक पॉइंट क्वेश्चन, कल पूरा दिन मैंने इसमें अपना वेस्ट किया है, समझना प्रखर। ए है 1 3 5, एक काम करता हूँ पहले मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। पहले क्या सुनाना है मुझे आपको? ये बोल रहा है कि अगर ए एक सेट है जिसमें n एलिमेंट हैं, तो इससे जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगी, प्रकार देखना, वो इतनी होंगी। किसी सेट ए से रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगी, वो इतनी होती हैं, है ना? अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, ये कैसे आ गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 raised to n square minus n। जरा समझने की कोशिश करते हैं, मैंने एक लिंक ले रखा है, जरा समझिए जरा इसको। Hi guys, welcome back again. In this lecture, we will see how to calculate number of reflexive relations on a given set. Let us consider a set which having element 1, 2, 3. सबको आवाज आ रही है इस चीज की? आकृति वीडियो की आवाज आ रही है? आदि यस सर आ रही है। वीडियो की आवाज आ रही है? अनुराग सुनना है ना? मैंने सोचा कि मैं बजाय मैं सॉल्व करूँ उसका आधा घंटा वेस्ट करूँ, जरा इसको देखिए, समझिए जरा इसको क्या बोल रहा है ये। 4 up to n. So in this lecture, we will see how. Hi guys, welcome back again. In this lecture, we will see how to calculate number of reflexive relations on a given set. Let us consider a set which having element 1, 2, 3, 4 up to n. तो यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए हम डिफाइन करते हैं ए क्रॉस ए से, और इन सारे ऑर्डर पेयर्स को इसको क्लासिफाइड कर लिया है 2 पार्ट्स में, ठीक है? डायगोनल ऑर्डर पेयर, ओके, और दूसरे हैं जो इनके अलावा हैं, उनको हम बोल रहे हैं नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर, ओके। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे? चूंकि यहाँ पे n रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हो जाएंगे n क्रॉस n, दैट इज n स्क्वायर, ओके, जिसमें से n तो है डायगोनल वाले, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं n है, ओके, और नॉन डायगोनल कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर माइनस n। सिंस डायगोनल ordered pair must lie in the reflexive relation, hence they can be selected in one way. Reflexive relation में हमने देखा था क्या कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका होना कंपलसरी है, तो हम देख रहे हैं कि यदि डायगोनल एलिमेंट का कंपलसरी है होना, तो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं कितने वे से? वन वे से।
रिमेनिंग जो n स्क्वायर्ड माइनस n जो ऑर्डर पेयर हैं, इनको हर एक को या तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट को चूज करने के दो तरीके हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 अप टू कितने टाइम्स लिखेंगे इसको, n स्क्वायर्ड माइनस n टाइम्स, क्योंकि इतने ही हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। Total number of reflexive relation on set A having n elements is equal to number of ways of selecting diagonal ordered pair times number of ways of selecting non-diagonal ordered pair। तो diagonal ordered pair को select करने के लिए कितने तरीका था, एक, और non-diagonal को select करने के लिए कितने तरीके हैं, इतने। तो इसका हम यदि प्रोडक्ट निकालें तो हमारा आता है 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर्ड माइनस n, जहाँ पे n क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट A है, ठीक है। सो बाय एंड ऑफ दिस वी हैव, हाँ बेटा, तो बताना क्या है आपको, आपको केवल इतना ध्यान रखना है, अब प्रूफ आप कितना समझ पाए, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, ठीक, तो उससे कितने बनेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, 2 रेज टू n स्क्वायर माइनस n। मैं ये लिंक भेजूंगा, आप एक बार फिर समझने की कोशिश करिएगा। तो अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगी 2 रेज टू n स्क्वायर माइनस n। अब ये यहाँ क्या बोल रहा है, एक सेट में 1 3 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इज 2 रेज टू 9। ए में 3 एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट कितने होंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी होंगी, जैन में 3 रखो, 2 रेज टू 9 माइनस 3 2 रेज टू 6 बनेंगे। ये गलती हो गया, तो ये फॉल्स हो गया। क्यों, फॉर्मूला क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी होती है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 रेज टू n उसका माइनस n, तो फॉर्मूला के हिसाब से 2 रेज टू 6 होना चाहिए। हाँ ये सही है, एक्स आर एक्स रिफ्लेक्सिव होता है ना। लेकिन तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी सेट में n एलिमेंट हो तो टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेंगी 2 रेज टू n स्क्वायर माइनस n, ठीक है समीप, प्रकार ठीक है। यस सर। अब देखो ये, अब एक केस स्टडी क्वेश्चन है, बी एन ऑर्गेनाइजेशन, एक बाइक रेस हुई बॉयज और गर्ल्स की, ये फला 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 टिमका, बी है B1 B2 B3, जी में G1 G2 है। बॉयज जो है सिलेक्ट किए गए बाइक राइड के लिए, वो 3 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं, चलो ठीक है, फला फला। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी रिलेशन, कितनी रिलेशन होंगी बी से जी में, मतलब बी में 3 एलिमेंट है, मतलब बी क्रॉस जी के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो बी में 3 एलिमेंट है, जी में 2 एलिमेंट है, जब बी क्रॉस करेंगे, बी क्रॉस जी करेंगे तो 6 एलिमेंट मिलेंगे, कितने होंगे सबसेट इसके, 2 रेज टू 6। तो बी क्रॉस जी के सबसेट 2 रेज टू 6 होंगे, सारे के सारे सेट पेयर में होंगे, इसलिए बी से जी में 2 रेज टू 6 रिलेशन होंगे, है ना। ये एक्चुअली बोल रहा है कि बी क्रॉस जी के कितने सबसेट होंगे, मतलब बी क्रॉस जी के कितने रिलेशन बन पाएंगे, बी क्रॉस जी के एलिमेंट से लेकर कितने एलिमेंट्स बन पाएंगे, मतलब ये बोल रहा है मोटा मोटी बी क्रॉस जी के कितने सबसेट होंगे, और वो सबसेट चूंकि उसमें हर एक एलिमेंट पेयर के फॉर्म में होगा तो वो हर एक रिलेशन होगा। तो बी से जी में कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, उतने रिलेशन पॉसिबल हैं जितने बी क्रॉस जी के सबसेट होंगे, क्योंकि बी में 3 एलिमेंट हैं, जी में 2 एलिमेंट हैं, तो बी क्रॉस जी में 6 एलिमेंट होंगे। और बी क्रॉस जी के फिर कितने सबसेट हो जाएंगे, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके होते हैं सबसेट 2 रेज टू n, क्योंकि बी क्रॉस जी में 6 एलिमेंट है तो इसके सबसेट होंगे 2 रेज टू 6। इसका आंसर ए होगा। क्लियर है ना, मेरे क्लियर, प्रखर क्लियर, सभी क्लियर, हर्षिता क्लियर। Yes, sir. फिर हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी फॉर्म, रिलेशन तो ठीक है, चलो रिलेशन तो चलो ठीक है 2 रेज टू 6 हो गई, पर इन 2 रेज टू 6 में से कितने फंक्शन होंगे, डी बोल रहा है 2 रेज टू 3,
तो फंक्शन मतलब ऐसी सारी रिलेशन जिसमें फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए। तो अगर मैं बनाऊं तो मुझे मिल रहा है B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2, B3 G1, B3 G2, ऐसे मिल रहा है ना मुझे। मैंने क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फंक्शन बी से जी में फंक्शन बनाना है, तो बोला B into G को किया, B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2, B3 G1, B3, कुल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। अभी देखना पड़ेगा 2/3 इसका आंसर कैसे होगा। आदि प्रकार 2/6 कैसे आ गया ये, चलो देखा जाएगा, टाइम वेस्ट करते कल देखेंगे इसको। चलो, हाउ मेनी सर इंजेक्टिव, इसका भी फॉर्मूला होता था शायद से n की पावर m करके कुछ। चलो देखेंगे इसको, भी टाइम वेस्ट करता मैं। अब देखो, ये बी में 3 एलिमेंट्स हैं, जी में 2 एलिमेंट्स हैं। सो हाउ मेनी इंजेक्टिव फंक्शंस विल बी पॉसिबल। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में एलिमेंट्स पेयर में होते हैं, और जब पेयर बनाएंगे तो B1 into G1, B1 into G2 ऐसे बनेगा ना, तो क्या 1 1 फंक्शन बन पाएंगे क्या, B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2। तो B1 तो G1 G2 दोनों से रिलेशन में है, B2 G1 G2 से दोनों में रिलेशन में है, B3 भी G1 G2 से रिलेशन में है। तो ये 1 1 कहाँ हो रहा है, तो मैनी 1 हो रहा है। तो ऐसा कोई भी इंजेक्टिव फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों समीप, रखा नाम क्या अर्जिता, yes sir. थोड़ा समझने की जरूरत है बेटा, थोड़ा सा टिपिकल चीज है। अब एक चीज, अब ये वाला चीज अभी मैंने थोड़ा सा मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो देखना पड़ेगा इसको। एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया अभी, जो मैं बोल रहा था कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, देखो ये देखो, और कोई भी ऐसा सैंपल पेपर नहीं है बेटा जिसमें ये हो, सब में है ये। और दिक्कत यह है कि इसमें कई बुक में कई आंसर दे रहा है। ये बोल रहा है ए में n एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, ए में n एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है। तो सरजेक्शंस 1 1 और ऑन टू दोनों, ऐसे कितने फंक्शन होंगे। ये यहाँ के n एलिमेंट हैं, इनको कंबाइन करना है, इनको कनेक्ट करना है कोडोमेन के 2 एलिमेंट से। क्यों प्रकार, these n elements are to be connected from either A और B। हमें इन एलिमेंट को इन दोनों में से किसी न किसी से कनेक्ट करना है। तो टोटल n प्लेसेस हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको फिल करना है 2 प्लेसेस पे। ये होगा ना समीप, आदि n objects are to be placed on 2 spaces। टोटल n एलिमेंट है, उनको 2 प्लेसेस भरना है। np2 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है फैक्टोरियल npr का, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो np2 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2। ओपन करो, n माइनस 1 फिर फैक्टोरियल n माइनस 2 आएगा, n माइनस 2 से कैंसिल हो गया, कितना हो गया n स्क्वायर माइनस n। अब देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, वो आ रहा है n स्क्वायर माइनस n। हमने कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, हमने जब np2 वाला कॉन्सेप्ट लगाया तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस n। तो ये क्या है, ये तो np2 दे रहा है ना, ये तो what is saying, it is saying none of this। जब a2 b में सरजेक्शन n स्क्वायर माइनस n आए, और यही तो वैल्यू np2 की है, बट इट इज सेइंग नन ऑफ दिस। और ये एक बुक नहीं, 2 बुक में, 3 बुक में, 4 बुक में, एक्चुअली क्या क्या है बाकी सब बुक वालों ने ये कॉपी कर दिया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। इसका आंसर ए होना चाहिए। एक बुक देखी मैंने, उसमें तो ये बी दिया हुआ, नहीं बी नहीं हुआ। ठीक है, चलो आवाज इतना छोड़ रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चंस को देखेगा फिर से बेटा, ये इजी क्वेश्चंस नहीं है,
इतने टफ भी नहीं है, एक बार समझेंगे इनको तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना।